इन लोगों के लिए कोई 15 से 18% सिलेबस इन्होंने कवर किया हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, बाकी लोग कॉस साथ पढ़ रहे हो? कोई ऐसा बंदा जो कॉस को हराम समझ के एमएफए में आ गया हो, मीन छोड़ दिया उसने, मतलब कॉस्ट बिल्कुल न साथ पढ़ भी नहीं रहे? क्या ऑप्शन में कॉस साथ चूज हो सकती है? नहीं हो सकती, पक्की बात है। चलिए, जिनकी ऑप्शन में कॉस साथ चूज हो सकती है वो कोशिश कर लें कॉस्ट को साथ चूज कर लें, अदरवाइज कोई मसला नहीं। कॉस्ट कॉस्ट है, एमएफए कर लेंगे हम। ये जो पढ़ के आए हैं ना 15-18% मैंने कह दिया, इनकी भी हालत बाद में देखेंगे कितना को ये पढ़ के आए हैं। तो चलते चलते हम आगे लेक्चर नंबर 3 में। पेपर था हमारा कैफ 6, नाम हमने रखा मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, और कोई 100 डेज हैं हमारे पास। 31 जनवरी हमारे पास टारगेट है कि हमने ये सिलेबस सारा वाइंड अप करना है, और आप लोगों के पास टारगेट है कि आपने कुछ 300 घंटे इस पेपर को बिफोर मार्च देने हैं। हाँ, अगर वो मार्च से पहले 300 घंटे आपने पूरे कर लिए तो पेपर इस अटेम्प्ट में हो गया पास। हाँ, अगर वो 300 घंटे पूरे नहीं हुए तो फिर बाकी घंटे नेक्स्ट अटेम्प्ट में हमें दे के पूरे करके पास करना पड़ेगा। ठीक हो गया? सो दिमाग के अंदर ये बिठा लो कि हमें ये पेपर पास करने के लिए 300 घंटे इस अटेम्प्ट में देने हैं, और वो 300 घंटे इफेक्टिवली तब होंगे जब आप डेली बेसिस पे 3-3 घंटे दोगे। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि खैर है ये 1.5 घंटा डेली बेसिस पे क्लास पढ़ते हैं, एंड वाले मंथ में हम बाकी सारे घंटे दे के पूरा कर लेंगे। तो एंड वाले मंथ में उतना अच्छा नहीं कवर होगा। ठीक हो गया? और कोशिश करो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना कोई टाइम टेबल सेट नहीं किया वो अपना एक टाइम टेबल बना ले कि क्लासेस के अलावा हमने डेली का कैसे पढ़ना है, किस टाइम पे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम रिक्वायर है, वो आपने कब देना है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको डेली 1 घंटा चाहिए क्लास के अलावा, लाइक लॉ हो गया, ऑडिट हो गया। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको डेली 3 घंटे चाहिए, FAR1 FAR2। क्यों? प्रैक्टिस करने बैठे तो टाइम लगता है, क्यों हमने डब्बे शब्बे भी बनाने होते हैं। हाँ, MFA को डेली क्लास के अलावा आपको 1.5 घंटा देना है। अगर वो अभी तक टाइम टेबल में कहीं पे फिक्स नहीं हुआ डेली के, तो उसे प्लीज़ फिक्स कर लें, और आने वाले 4 माह कोशिश करें इस चीज़ को प्रायोरिटी बनाएं। पहले ये, बाकी काम बाद में। CA मुश्किल नहीं है। डेली अगर 3 क्लासेस हैं सपोज़ आप लोग, तो 7:30 सवा 7 बजे स्टार्ट कर रहे हो, 12 बजे तक मेरे ख्याल से 3 क्लासेस कंप्लीट हो जाती हैं। क्या ख्याल है? उसके बाद घंटा ब्रेक लो, 4 से 5 घंटे बैठ के डेली का काम डेली 7 कवर करो। शाम को 7 बजे आप फ्री हो जाते हो, 7 बजे मोबाइल उठा लो, देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है, करो तंग सबको रात 10 बजे तक। क्या ख्याल है? 3 घंटे काफ़ी नहीं है? इतना ही होगा ना, और कितना करना है आपने? मंडे टू सैटरडे ये काम करना है, संडे ना क्लासेस है ना पढ़ना है, अय्याशी करो। क्या औखा है CA? 3 पर्चे देना मुश्किल काम है? नहीं, बहुत आसान है। लेकिन अगर हम चीज़ों को प्लान करके एक टाइम टेबल बना के चलें कि कब किस चीज़ का टाइम है, उसको वो टाइम तब ही दिया जाए। अगर आप स्टडी के टाइम पे साथ मोबाइल भी खुला हुआ है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। पढ़ते वक्त कोशिश किया करो, मोबाइल बंद नहीं हो सकता वरना मर जाएंगे। ऐसी है ना, मर जाएंगे। मोबाइल बंद कर दिया तो पढ़ते वक्त कोशिश किया करो उसको साइलेंट कर दिया करो। एक होता है साइलेंट विद वाइब्रेशन, और एक होता है साइलेंट विदाउट वाइब्रेशन। विद वाइब्रेशन वो साइलेंट नहीं हुआ, वो टी की बजाय ड्र हुआ, तो पता चल गया कि ये चल रहा है। इसलिए कोशिश करो साइलेंट विदाउट वाइब्रेशन वाली ऑप्शन चूज करो।
मोबाइल में एक स्विच ऑफ का बटन भी होता है, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता वो कहाँ पे होता है, क्यों कभी स्विच ऑफ किया ही नहीं होता, 24 घंटे चल रहा होता है। क्यों? मुझे 24 घंटे पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल रहना है, और ये आपकी औकात है, ये आपकी वैल्यू है कि आप 24 घंटे हर किसी के लिए अवेलेबल हो। क्या कह रहा है वो? कभी कभार उसे बंद भी करो, बंद करो, कोई कॉल आपको करे आगे से, मोबाइल बंद हो, बाद में वो पूछे क्या हुआ था और आप बताओ मैं पढ़ रहा था। क्या कह रहा है? स्पेशली घर वालों को उनकी खुशी का आलम देखना क्या होगा, वो आपका खर्चा डबल कर देंगे इतनी बात कहने पे। नहीं करते आप, करके तो देखो ना, उनको रियलाइज़ कराओ कि मैं पढ़ रहा हूँ। कभी कभार मोबाइल को बंद भी किया करो, दुनिया को शो करने के लिए कि मैं भाई अवेलेबल हर टाइम नहीं हूँ, मेरी कोई वैल्यू है, ये नहीं कि 24 घंटे में अवेलेबल हूँ। क्या ये वैल्यू आपकी? हाँ, मतलब कोई ज़िंदगी में और काम ही नहीं है, हर वक्त मैं अवेलेबल हूँ, तो उसको कभी स्विच ऑफ किया करो। पढ़ते वक्त साइलेंट पे करके कोशिश किया करो, सामने नहीं रखना, वो साइलेंट नहीं है, अगर सामने पड़ा है तो उसको बैग के अंदर डाल के वो बैग को किसी अलमारी में बंद कर दिया करो, फिर उसे जान छूटेगी। अगर वो साइलेंट करके सामने ही रखना है तो साइलेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? वो ज़रा सी लाइट ब्लिंक होनी है तो पता तो आपको चल जाना ये चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, और वहाँ से फिर अटेंशन उधर गई और साथ ही एक नई दुनिया स्टार्ट हो गई। जो हम कर रहे थे स्टडी वो गई भाड़ में, पता नहीं, वो याद भी नहीं होता क्या कर रहे थे, और एक नई दुनिया में हम चले जाते हैं और फिर पूरा दिन वही ख्यालों में, वही मसलों में, वही टेंशनों में गुजार के फिर शाम को बैठ के सोच रहे होते हैं कि आज का काम तो किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? इंटरप्शंस की वजह से। वापस आ गए, कोई बातें हम कर रहे थे किस चीज़ की? पेस्टल की। क्या ख्याल है? बेसिकली हम पढ़ रहे थे एक्सटर्नल एनालिसिस, मैनेजरियल एनालिसिस में हम पढ़ रहे थे एक्सटर्नल एनालिसिस कि एक बिजनेस को क्या करना चाहिए, अपने आप को मैनेज करने के लिए एक्सटर्नल एनालिसिस मीन आउटसाइड की दुनिया को भी देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? उस दुनिया के अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं या फिर नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं, और जो पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं वो क्या है? हमारी अपॉर्चुनिटीज़, और जो नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं वो क्या हैं? थ्रेट्स हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें परफॉर्म करना है एक्सटर्नल एनालिसिस। क्यों? अगर हमने अपॉर्चुनिटीज़ देखी नहीं तो हमसे कैप्चर भी नहीं होंगी, और अगर कैप्चर नहीं हुई तो क्या हो जाएंगी? मिस। तो मिस होने से क्या हमारा ऑब्जेक्टिव मीट होगा? नहीं। और अगर थ्रेट्स हमने देखे ही नहीं, उनके अगेंस्ट कुछ किया ही नहीं, तो वो फिर हमें अफेक्ट करेंगे, और अफेक्ट होने से हमारा ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा। तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ को हमने कैप्चर करना है, थ्रेट्स को अवॉइड करना है, लेकिन वो हैं क्या वो देखने के लिए हमें परफॉर्म करना है एक्सटर्नल एनालिसिस। कैसे परफॉर्म करना है? 6 पेस्टल फैक्टर्स के थ्रू। पॉलिटिकल फैक्टर देखना है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं आइदर हमारे बिजनेस के लिए फेवरेबल हो रही हैं या फिर अनफेवरेबल हो रही हैं। इकोनॉमिक फैक्टर को देखना है, अनएम्प्लॉयमेंट को देखना है, इन्फ्लेशन देखना है, इंटरेस्ट रेट देखना है, नेशनल इनकम देखनी है, जीडीपी देखना है कि हमारे बिजनेस के लिए फेवरेबल हो रहा है या फिर अनफेवरेबल। सोशल फैक्टर, कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट चेंज होता रहता है, डेमोग्राफी, टाइप ऑफ सोसाइटी चेंज होती रहती है, तो हमने देखना है हमारे बिजनेस के लिए फेवरेबल है या फिर अनफेवरेबल। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, कोई नई इनोवेशंस आ रही हैं तो हमारे लिए बड़ा फेवरेबल है, नहीं आ रही तो ये क्या है? अनफेवरेबल है। हमें फिर देखना है नई टेक्नोलॉजी हमें आइदर बाहर से लेनी है या यहीं से कहीं से अवेलेबल हो सकती है। इकोलॉजिकल फैक्टर के कंसर्न अबाउट एनवायरनमेंट जो है वो भी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, लोगों को अवेयरनेस मिल रही है कि पॉल्यूशन माहौल को ख़राब करती है और कहाँ से आती है ये भी उन्हें पता चल रहा है, तो आपको इन चीज़ों को भी फोकस करना है। और साथ लीगल फैक्टर मीन लॉज में कोई भी चेंज आता है तो ये भी आपके बिजनेस को बड़ा बैडली हिट करता है। क्यों? उसकी कंप्लायंस नहीं की फिर भी मारे गए, कंप्लायंस की फिर भी हमारी कॉस्ट आती है, तो इनको भी देखना है कि इनकी कंप्लायंस हमने कैसे करनी है या इनको अवॉइड अगर किया जा सकता है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। एक क्वेश्चन कल हमने किया था, उम्मीद करता हूँ वो कल वाला पेज आप लोगों के पास होगा, किसी के पास नहीं है तो मुझसे ले सकता है।
जी, और किसी के पास ये क्वेश्चन वाला पेज ना हो। सो एक क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, कोई हमने पेस्ट फैक्टर जो है वो आइडेंटिफाई किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से। अब मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो आप लोग घर से आइडेंटिफाई करके लाए हो। अभी हम सिर्फ डिस्कस करने लगे हैं, देखने लगे हैं कि हमने जो घर पे आइडेंटिफाई किया था वो ठीक था या नहीं था। सो क्या करना है आपको, रिक्वायरमेंट पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, परफॉर्म पेस्टल एनालिसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन मलान। मलान कोई एक जगह है, कंट्री है या सिटी है, वहाँ पे कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर हमने पेस्टल परफॉर्म करना है। सो 6 के 6 फैक्टर। Cure Limited CL, a leading pharmaceutical company, is considering starting its operation in Milan. So CL एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो मलान के अंदर अपने ऑपरेशन स्टार्ट करने का सोच रही है। तो इस मीन मलान के अंदर उसने देखना है कि पेस्टल फैक्टर आइदर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। So one of the developing countries, it has conducted environmental scan and summarized the following information. The pharmaceutical industry in Milan is regulated through drug regulatory framework. तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अंडर रेगुलेशन जो है वो मॉनिटर की जा रही है, ऑपरेट कर रही है। तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की कंप्लायंस जो है वो करने से हमारा ना करने से हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करना डिफिकल्ट हो सकता है। द ओवरऑल हेल्थ एनवायरनमेंट इज नॉट कंड्यूसिव। हेल्थ एनवायरनमेंट वहाँ का अच्छा नहीं है, हेल्थ एनवायरनमेंट वहाँ का अच्छा नहीं है, हेल्थ एनवायरनमेंट वहाँ का अच्छा नहीं है। थोड़ा सा आप कह सकते हो कि शायद सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए पॉजिटिव है। हेल्थ एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, दिस मीन हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होने का चांस है। क्या ख्याल है? लेकिन अभी खैर छोड़ के आगे चलते हैं, देखते हैं। डिस्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिक्लाइनिंग कंज्यूमर डिस्पोजेबल इनकम, डिमांड फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैज़ बीन इंक्रीजिंग कंसिडरेबली। पहले तो इन्फ्लेशन को उठा लो ना, कि इन्फ्लेशन जो है वो वहाँ पे क्या है, हाई है। तो ड्यू टू हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हाई होने से ऑब्जेक्टिव मीट करने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। और दूसरा उसने कहा जी वहाँ पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, उसकी रीज़न क्या है, हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे। क्या ख्याल है? तो अब इसको कहोगे कि आप ये सोशल फैक्टर है कि सोसाइटी में हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है, जिस वजह से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की डिमांड हाई है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। Over 25% of population comprises of children and old age people who are more prone to health issues. सोशल फैक्टर सोसाइटी में उसने बता दिया कि 25% जो हैं वो चिल्ड्रन और ओल्ड एज हैं, जिनके अंदर हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होते हैं। तो ये भी हमारी सेल को इंक्रीज करने में हेल्प देगा। However, interest in healthy lifestyle is getting popularity among youth. हाँ, यूथ में कोई हेल्दी लाइफस्टाइल का प्रमोशन चल रही है, लेकिन ये हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव मेरा नहीं ख्याल कुछ बनेगा। पॉजिटिव होगा हमारे लिए, नहीं हम फार्मास्यूटिकल कंपनी है। नेगेटिव होगा कि हेल्थ लोगों की अच्छी हो जाएगी, नहीं रहने दो, कुछ भी ना बनाओ, कुछ भी ना बनाओ। बस मेनली वो हमने ओल्ड एज और चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, पॉजिटिव फैक्टर है। मीन ये नहीं कि पहले बीमार थे अब ठीक हो रहे हैं जिससे हमारी सेल अफेक्ट हो सकती है, नहीं, हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो प्रमोट हो रहा है, तो अच्छी बात है। इन्फ्लेशन इकोनॉमिक फैक्टर है और डिमांड को हमने वो हेल्दी इन्वायरमेंट के साथ मिला के जो है वो कह दिया कि इन्वायरमेंट हेल्दी नहीं है, जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की डिमांड हाई है। तो ये हमारी सेल जनरेट करने में हेल्प देगा। ठीक हो गया? The government of Milan has introduced many business-friendly policies, particularly for pharmaceutical industry, by allowing tax holiday as incentive for new investment। और हम नई इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं तो हमें टैक्स में क्या मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है। पॉलिटिकल फैक्टर जो हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में थ्रू कॉस्ट कटिंग हेल्प देगा। And granting subsidized interest rate loan to encourage research and developed activities। और हमें लो इंटरेस्ट पे लोन देने का भी गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है। क्या ख्याल है? ये नहीं कहा गया कि सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट लो किया हुआ है तो फिर इकोनॉमिक नहीं, जब गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है तो फिर ये कहाँ पे जाएगा, पॉलिटिकल फैक्टर में।
The trend of e-commerce is emerging in the country and more people are using mobile apps and social media for marketing online orders. तो मोबाइल ऐप सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए अवेलेबल है, एक टेक्नोलॉजी जिसको यूज़ करते हुए हम भी अपनी प्रमोशन करके कस्टमर को अट्रैक्ट करके ऑब्जेक्टिव मीट कर सकते हैं. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर. The key players in pharmaceutical industry have been using social media to market their products and CSR activities. What is CSR? Corporate social responsibility, such as use of renewable energy, conducting free public health awareness sessions, sponsoring treatment of needy patients. तो अवेयरनेस जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की भी हाई है, अदर सोशल एक्टिविटीज़ की भी हाई है. तो अगर हम भी इन्हें कंसीडर नहीं करेंगे, लाइक रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ नहीं जाएंगे, रिसोर्सेज को रिन्यू नहीं करेंगे, तो उससे हमारी बैड रिप्यूट की वजह से पोजीशन वीक हो सकती है. तो ये कहाँ पे लिखेंगे? इकोलॉजिकल फैक्टर में. सो लीगल फैक्टर में मिल गया एक रेगुलेशन. उसके बाद हमें पॉलिटिकल फैक्टर 2 मिल गए. गवर्नमेंट का जो है वो हमें टैक्स हॉलीडे देना और सब्सिडाइज्ड रेट पे इंटरेस्ट रेट पे लोन देना. इकोनॉमिक फैक्टर में मिल गया इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. सोशल फैक्टर में मिल गया. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में मिल गया. क्या ख्याल है? 6 के 6 फैक्टर्स मिलते हैं हमें. सो वापस आते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस में कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें आउटसाइड द बिजनेस कुछ फैक्टर्स देखने हैं. कैसे देखने हैं? थ्रू एक्सटर्नल एनालिसिस. क्यों? टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. ठीक हो गया. हमने कल बात की, ये जो एक्सटर्नल एनालिसिस है, इट इज आल्सो कॉल्ड एनवायरमेंटल एनालिसिस. इट इज आल्सो कॉल्ड एनवायरमेंटल एनालिसिस. और जब भी हमने एक्सटर्नल एनालिसिस परफॉर्म करना है, एनवायरमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करना है, तो कहते हैं कि एक फर्म जो है वो 2 तरह के एनवायरमेंट में ऑपरेट करती है. A firm operate in 2 types of environment. एक होता है छोटा एनवायरमेंट, जिसे नाम दिया जाता है इंडस्ट्री एनवायरमेंट का, या इसे छोटा है तो माइक्रो एनवायरमेंट का नाम भी दिया जाता है. जब भी हमने एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करना है, तो 2 तरह के एनवायरमेंट को एनालाइज करना है. एक छोटा इंडस्ट्री या माइक्रो एनवायरमेंट, और एक होता है बड़ा एनवायरमेंट जिसे नाम दिया जाता है मैक्रो एनवायरमेंट, कंट्री एनवायरमेंट या रीजनल एनवायरमेंट. एनवायरमेंट 2 तरह के होते हैं, एक इंडस्ट्री एनवायरमेंट और एक मैक्रो एनवायरमेंट. मैक्रो को कंट्री एनवायरमेंट का नाम दिया जाता है. जब हमने मैक्रो एनवायरमेंट को एनालाइज करना है, कंट्री एनवायरमेंट को एनालाइज करना है, तो उसके लिए हमारे पास मॉडल है क्या? पेस्टल फैक्टर्स के थ्रू एनालाइज करना. कंट्री लेवल पे हमने देखे गवर्नमेंट की पॉलिसीज, कंट्री लेवल पे हमने इकोनॉमी देखी, सोसाइटी को देखा, टेक्नोलॉजी को देखा, इकोलॉजिकल और लीगल फैक्टर देखे. लेकिन हमने जब एक्सटर्नल एनालिसिस परफॉर्म करना है, तो सिर्फ मैक्रो एनालिसिस ही नहीं, हमें साथ इंडस्ट्री एनवायरनमेंट को भी एनालाइज करना है. इंडस्ट्री एनवायरनमेंट को कैसे एनालाइज करना है, उसके लिए हमारे पास एक मॉडल है जिसे नाम दिया जाता है पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल. पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल. अगर एग्जामिनर हमें कह दे कि आपने इस कंपनी का मैक्रो एनवायरनमेंट एनालाइज करना है, तो फिर हम मॉडल कौन सा अप्लाई करेंगे? पेस्टल. नहीं, इस कंपनी का इंडस्ट्री एनवायरनमेंट एनालाइज करना है, तो फिर हम कौन सा मॉडल अप्लाई करेंगे? पोर्टर 5 फोर्सेस, जो आज हम पढ़ेंगे. अगर एग्जामिनर कह दे नहीं, आपने इसका एक्सटर्नल एनालिसिस परफॉर्म करना है या एनवायरमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करना है, मॉडल नहीं बताया, तो फिर दोनों अप्लाई करेंगे. ऊपर थोड़ी सी तमहीद बांधते हुए, एक्सटर्नल एनालिसिस इज आल्सो कॉल्ड एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड अ फर्म ऑपरेट इन 2 टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, i.e. इंडस्ट्री एंड मैक्रो. Industry environment can be analyzed using Porter 5 forces.
एंड मैक्रो एनवायरनमेंट कैन बी एनालाइज यूजिंग पेस्टल फैक्टर्स विच आर एज फॉलोज, और उसके बाद हम पेस्टल 5 फोर्सेस दोनों अप्लाई करेंगे। हाँ, तो इस मॉडल का एक नाम दे दे फिर तो वही मॉडल अप्लाई करना है। अभी तक जो हमने 2 क्वेश्चन किए उसमें मॉडल का नाम था। हाँ, अगर वो कह दे इंडस्ट्री एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है तो सिर्फ पोर्टर 5 फोर्सेस, नहीं मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है तो फिर सिर्फ पेस्टल। नहीं, अगर उसने मॉडल के नाम नहीं दिए, उसने कहा कि आपने एक्सटर्नल एनालिसिस परफॉर्म करना है या एनवायरमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करना है, तो फिर दोनों अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। सो मैक्रो एनवायरनमेंट को कैसे एनालाइज करना है वो हमने देख लिया। एक्सटर्नल एनालिसिस परफॉर्म करने का मकसद क्या है? अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना। तो पेस्टल से भी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आइडेंटिफाई होंगे, पोर्टर 5 फोर्सेस से भी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स ही आइडेंटिफाई होंगे। ठीक हो गया। दोनों एक्सटर्नल एनालिसिस मीन एनवायरमेंटल एनालिसिस के मॉडल हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री एनवायरनमेंट मीन माइक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए, और ये कंट्री या मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए। सो पेस्टल देख लिया, आप मूव होते हैं पोर्टर 5 फोर्सेस की तरफ की क्या है। पोर्टर 5 फोर्सेस कहते हैं जी अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर, अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर, पोर्टर का पूरा नाम क्या है? माइकल पोर्टर, हैरी पोर्टर नहीं। सो अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर, वर्ड एनवायरमेंट मीन इंडस्ट्री। एनवायरमेंट का मतलब क्या है? इंडस्ट्री या मार्केट। ये हमने नहीं कहा, कौन कह रहा है? पोर्टर कह रहा है। एंड वर्ड इंडस्ट्री मीन कंपटीशन। इन्वायरमेंट इक्वल है इंडस्ट्री के, और इंडस्ट्री का मतलब क्या है? कंपटीशन। कंपटीशन कौन आपको प्रोवाइड करता है? कंपटीशन कौन प्रोवाइड करता है? कंपैटिटर्स। अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर, एनवायरमेंट मीन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मीन कंपटीशन, और कंपटीशन मीन क्या है? कंपैटिटर्स मीन जब आपने एनवायरमेंट को एनालाइज करना है तो पोर्टर कहता है कि इसका इंडस्ट्री को एनालाइज करना। इंडस्ट्री को एनालाइज करने का मतलब क्या है? कंपटीशन को एनालाइज करना। और कंपटीशन आपको कौन प्रोवाइड करता है? कंपैटिटर्स। नंबर ऑफ कंपैटिटर्स आपकी इंडस्ट्री में ज़्यादा हैं तो कंपटीशन क्या होगा? ज़्यादा। आपके लिए अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? थ्रेट। नंबर ऑफ कंपैटिटर्स कम होंगे तो कंपटीशन कम, कंपैटिटर है ही नहीं तो आपकी क्या है? मोनोपोली मीन कंपटीशन है ही नहीं, तो ये आपके लिए क्या बनेगा? अपॉर्चुनिटी। मीन जितने कंपैटिटर्स ज़्यादा होते चले जाएंगे उतना ही आपका थ्रेट हाई होता चला जाएगा। क्यों? क्यों? हमने कहीं पे इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, ये है डिमांड, ये है सप्लाई, मार्केट के अंदर ये प्राइस चल रही है। मार्केट के अंदर कोई नए कंपैटिटर्स आ गए, कस्टमर नहीं आए, तो उससे क्या होगा? सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और उससे प्राइसेस क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। आपके मार्जिन जो हैं वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो इसलिए आपके लिए थ्रेट है। नंबर ऑफ कंपैटिटर्स कम हो गए तो उससे सप्लाई क्या होगी? कम होगी, और जब सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस क्या हो जाएंगी? हाई हो जाएंगी। आपके मार्जिन क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी। क्या ख्याल है? सो इन्वायरमेंट मीन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मीन कंपटीशन, और कंपटीशन कौन प्रोवाइड करता है? कंपैटिटर। लेकिन पोर्टर कहता है कि कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ कंपैटिटर्स ही प्रोवाइड नहीं करते। कंपटीशन आपको कंपैटिटर के अलावा कुछ 4 फोर्सेस और मिला के 5 फोर्सेस आपको कंपटीशन प्रोवाइड करती हैं। और जब आपने कंपटीशन को एनालाइज करना है तो 5 फोर्सेस के पॉइंट ऑफ से एनालाइज करना है। एक कंपैटिटर तो चलो है ही है, जितने ज़्यादा होंगे उतना कंपटीशन ज़्यादा है, थ्रेट है। जितने कम है कंपटीशन कम है, अपॉर्चुनिटी है।
ये कंपटीशन का मतलब क्या है? कंपटीशन का मतलब क्या है? कहते कंपटीशन का मतलब है डर। किस चीज का डर? कस्टमर के लूज होने का डर। जितना कंपटीशन ज्यादा है उतना आपका कस्टमर क्या होगा? लूज होगा। जितना कंपटीशन कम होगा उतना कस्टमर के लूज होने का डर कम होगा। कंपटीशन है ही नहीं, मोनोपोली है, तो क्या कस्टमर के लूज होने का डर है? नहीं। मीन थ्रेट ऑफ लूजिंग कस्टमर, फियर ऑफ लूजिंग कस्टमर, ये क्या है? कंपटीशन। और ये जो फियर ऑफ लूजिंग कस्टमर है, ये सिर्फ आपके कंपैटिटर्स ही आपको प्रोवाइड नहीं करते, आपका सप्लायर भी आपको प्रोवाइड करता है। कि वो जो चीज़ें आपको दे रहा है देना बंद कर दे तो आपका कस्टमर लूज होगा। वो जो चीज़ें दे रहा है उसकी प्राइसेस बढ़ा दे तो आपको अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाना पड़ेगी, तो उससे आपका कस्टमर लूज होगा। तो कंपटीशन सिर्फ कंपैटिटर ही नहीं, आपका सप्लायर भी आपको प्रोवाइड करता है। इसलिए जब कंपटीशन को एनालाइज करना सिर्फ कंपैटिटर के पॉइंट ऑफ से नहीं, सप्लायर के पॉइंट ऑफ से देखना है। कंपटीशन वो कहता है जी आपका कस्टमर भी आपको प्रोवाइड करता है। कब? जब वो आपका मेजर कस्टमर है। सपोज आपकी 60% सेल बिजनेस की एक ही कस्टमर को जाती है, तो डर आपको उसकी तरफ से भी है कि उसने अगर चीज़ें लेना बंद कर दी तो उससे हमारा बिजनेस, हमारी सेल अफेक्ट होगी। हाँ, इंडिविजुअल कस्टमर फिर कोई कंपटीशन नहीं है, क्यों? वो जाता भी हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मेजर कस्टमर है तो कंपटीशन, हमें डर उसकी तरफ से भी है कि अगर हमने उसकी बातें ना मानी और वो निराश हो गया तो उससे हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा। इसलिए हमें क्या करना है? उसकी बातें मानना है। क्यों? हमारा मेन ब्रेड एंड बटर कौन है? ये मेजर कस्टमर। तो कंपटीशन इसकी तरफ से भी है। कहता है कंपटीशन आपको आपकी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट बनाने वाले बिजनेस की तरफ से भी है। कंपैटिटर कौन है? जो आप जैसी प्रोडक्ट बना रहे हैं। आप हो मैकडॉनल्ड बनाते हो बर्गर, तो आपके कंपैटिटर कौन है? हार्डीज है, फैट बर्गर है, बर्गर किंग है, जो आप जैसी प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन वो जो आपकी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव बना रहे हैं, पिज़्ज़ा हट है, डोमिनो है, कराची बिरयानी है, कोई बैतुल शवारमा है, वो कौन है? सब्स्टिट्यूट। मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, इसलिए प्लीज़ यहाँ पे पेप्सी कोक को नहीं लेके आना, वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट बिजनेस की बात कर रहा हूँ, जो आपकी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव बना रहे हैं। आप मैकडॉनल्ड हो, बर्गर बनाते हो, तो बर्गर बनाने वाली जितने भी बिजनेस हैं वो कौन है? आपके कंपैटिटर। लेकिन जो आपकी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव बना रहे हैं वो कौन है? सब्स्टिट्यूट। तो कंपटीशन आपको उनकी तरफ से भी है कि अगर पिज़्ज़ा हट वाले डील लगा देते हैं बाय 1 गेट 3 फ्री, तो आपका कस्टमर लूज होगा। क्या ख्याल है? कस्टमर ने खाना क्या है? फास्ट फूड मीन गंद। तो वो देखेगा जहाँ से उसे ऑप्शन अच्छी मिल रही है वहाँ पे जाएगा ना, बर्गर खाने तो नहीं आएगा वो। क्या ख्याल है? वो घर से माइंड क्या बना के है? मैंने गंद खाना है। बर्गर पे डील लगेगी तो बर्गर खाएगा, अगर पिज़्ज़ा पे डील लगी है तो क्या खाएगा? पिज़्ज़ा खाएगा। शवारमा पे डील लगी है, शवारमा खाएगा। तो कंपटीशन आपको इनकी तरफ से भी है। पिज़्ज़ा हट वाले अगर कोई नया पिज़्ज़ा इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सपोज कुछ चपली कबाब पिज़्ज़ा उन्होंने लगा दिया है, आपको भी क्या करना है? कुछ नया करना है। नहीं करोगे तो कस्टमर लूज होने से आपका ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा। तो कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ कंपैटिटर की तरफ से नहीं है, सप्लायर की तरफ से भी है, कस्टमर की तरफ से भी है, सब्स्टिट्यूट की तरफ से भी है। जब कहते हैं कंपटीशन आपको प्रोवाइड करते हैं न्यू एंट्रेंट्स भी। न्यू एंट्रेंट्स का मतलब क्या है? प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, जो पैसा लेके बैठे हुए हैं और इन्वेस्टमेंट कहीं पे करना चाहते हैं, तो अगर वो हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ आपकी मार्केट में आ गए तो आपका कस्टमर लूज होगा। क्या कह रहा है? तो कंपटीशन आपको इनकी तरफ से भी है कि इनको कैसे रोकना है। सो जब भी आपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है तो पॉटर कहता है इसका मतलब है इंडस्ट्री को एनालाइज करना, और इंडस्ट्री को एनालाइज करने का मतलब क्या है? कंपटीशन। और कंपटीशन को एनालाइज करना है तो हमने क्या करना है?
5 फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन को एनालाइज करना है, सिर्फ कंपैटर नहीं, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सब्सटीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और न्यू एंट्रेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब चलते हैं थोड़ा सा और इसकी डिटेल में, देखते हैं कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स कब बनते हैं। सो पोर्टर 5 फोर्सेस कहता है कि जब आपने कंपटीशन को एनालाइज करना है तो आपने 5 फोर्सेस को एनालाइज करना है। क्या हैं वो 5 फोर्सेस? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, bargaining power of supplier, bargaining power of customer, और कंपैक्टर को उसने नाम दिया कंपैटिटिव राइवलरी का। राइवलरी कंपटीशन को ही बोलते हैं। सो क्या 5 फोर्सेस बनी? न्यू एंट्रेंट्स को नाम दे दिया थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, सप्लायर मीन बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, कस्टमर मीन बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, और कंपैटिटर को क्या नाम दे दिया? कंपैटिटिव राइवलरी का। वो कहते हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई होगा, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई होगा अगर आप ऑपरेट कर रहे हो किसी अट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर। कौन सी इंडस्ट्री? अट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है? ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर ग्रोथ है, मीन नया नया कस्टमर आ रहा है। जो पाकिस्तान में इस वक्त मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री है, क्या ख्याल है? ये जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, कंप्यूटर्स की इंडस्ट्री है, क्यों लोगों की डिमांड बन गई, नया नया कस्टमर आ रहा है जिसने पहले कभी कंप्यूटर को टच भी नहीं किया था, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उसकी मजबूरी बन गई है कंप्यूटर को टच करना। सो अट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन सी है? ऐसी इंडस्ट्री जो ग्रोथ में है, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें मार्जिन हाई है, मीन प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें गैप ज़्यादा है। गैप ज़्यादा का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कंपैटिटर्स कंपनी कम है। तो हर नया इन्वेस्टर उस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जो अट्रैक्टिव हो, मीन जो ग्रोथ में भी हो, जिसमें मार्जिन भी हाई हो और जिसके अंदर गैप भी ज़्यादा हो, मीन नंबर ऑफ कंपैटिटर्स भी कम हो। और अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो जो अट्रैक्टिव है, तो ऑलवेज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या है? हाई है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई होने का मतलब क्या है? आपके लिए अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? थ्रेट है। क्यों? कभी भी कोई नया इन्वेस्टर हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ एंटर होके हमारा कस्टमर लूज हो सकता है, उसे ऑब्जेक्टिव मीट करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। क्या कह रहा है? हाँ, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो होगा अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं किसी अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री में, जहाँ पे मार्जिन कम है, जहाँ पे ग्रोथ नहीं है, जहाँ पे नंबर ऑफ कंपैटिटर्स बहुत ज़्यादा, मीन गैप है ही नहीं। तो फिर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या होगा? लो। मीन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, इसकी तरफ से कोई मसला नहीं है, नहीं कोई आएगा। जब कहते हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो होगा अगर आपकी इंडस्ट्री में एंटर होने पे एग्जिस्ट करते हैं क्या? बैरियर टू एंट्री। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो होगा अगर आपकी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं बैरियर टू एंट्री। बैरियर टू एंट्री क्या हो सकते हैं? टेक्निकल नाउ हाउ, कि अगर आपकी इंडस्ट्री में बिजनेस करने के लिए कोई टेक्निकल नाउ हाउ चाहिए, मीन कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई एक्सपीरियंस चाहिए, और वो इतनी आसानी से मिलता नहीं है। और जितना डिफ़िकल्ट है ये टेक्निकल नाउ हाउ, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, उतना ही नया इन्वेस्टर हेजिटेट करेगा टू एंटर इन योर इंडस्ट्री। दिस मीन हम अपनी पोजीशन को मेंटेन रख सकते हैं, हमारे लिए क्या बनेगी? अपॉर्चुनिटी। टेक्निकल नाउ हाउ क्या है? सपोज हमारा बिजनेस है, क्या ऑडिट फर्म है हमारी, ठीक हो गया। तो क्या किसी इन्वेस्टर के लिए बड़ा इजी है कि सिर्फ पैसे से आके ऑडिट फर्म खोल ले? ये तो खोलने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है, और वो बनने के लिए कितनी ज़लालत बर्दाश्त करना पड़ती है, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, और ना ही कोई इस तरफ आएगा।
कि 6 साल जलालत बर्दाश्त करके पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, फिर वो पैसा यूटिलाइज़ करते हुए ऑडिट फर्म खोल सके। क्या ख्याल है? तो ये क्या है? टेक्निकल नाउ हाउ जो नए इन्वेस्टर को क्या करेगा, स्टॉप करेगा टू एंटर इन आर इंडस्ट्री। दिस मीन हम अपनी पोजीशन को मेंटेन रख सकते हैं। ये क्या है? बैरियर टू एंट्री, मीन थ्रेट ऑफ न्यू एंटर्स लो। बैरियर टू एंट्री क्या हो सकता है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि अगर हमारी इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, और जितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी उतना ही इन्वेस्टमेंट रिस्क भी हाई होगा, तो ये चीज़ भी क्या करेगी? स्टॉप करेगी न्यू इन्वेस्टर को टू एंटर इन आर इंडस्ट्री। दिस मीन हम अपनी पोजीशन को मेंटेन रख सकते हैं अपॉर्चुनिटी। नहीं, हमारी इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। बिज़नेस क्या है हमारा? शवारमे की रेडी है, और कोई भी 1-1.5-2 लाख से शवारमे की रेडी लगा सकता है साथ आके। क्या इन्वेस्टमेंट रिस्क हाई है, लो है? लो है। दिस मीन थ्रेट ऑफ न्यू एंटर्स क्या है? हाई है, मीन थ्रेट है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, तो ये क्या करेगा? एज ए बैरियर काम करेगा। क्या ख्याल है? बैरियर टू एंट्री क्या हो सकता है? एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है? कि बिजनेस ऑपरेट करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट चाहिए होती है। लाइक आप होल सेलर हो या मैन्युफैक्चर हो, तो आपको अपनी चीज़ें कस्टमर तक पहुंचाने के लिए बीच में किसी इंटरमीडिएट या रिटेलर की ज़रूरत है। और अगर हमारी इंडस्ट्री में जितने भी रिटेलर हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ ही लिंक्ड हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं कि उनके अलावा किसी की कोई चीज़ बेचेंगे ही नहीं, तो क्या नए इन्वेस्टर्स को कोई रिटेलर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा? नहीं। तो क्या वो इंडस्ट्री में एंटर भी होगा फिर? नहीं। तो ये क्या करेगा? एज ए बैरियर काम करेगा। मीन हमारे लिए क्या बनेगा? अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? अपॉर्चुनिटी। हाँ, न्यू इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैरियर है। क्या ख्याल है? ये एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज हमारा काम क्या है? हमारा ज्वेलरी का काम है, ज्वेलर्स हैं हम, हमारी शॉप है कहाँ पे? लिबर्टी में। और लिबर्टी के अंदर कोई भी शॉप कहीं पे खाली है ही नहीं, तो क्या कोई नया इन्वेस्टर आके हमें कम्पीट कर सकता है? नहीं। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अवेलेबल नहीं है। ये क्या करेगा? एज ए बैरियर काम करेगा। मीन हम सिक्योर हैं, कोई भी नया इन्वेस्टर आके हमें नहीं छेड़ सकता। मीन हमारे लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी। नहीं, हम लिबर्टी में ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, हमारे बाजू वाली दुकान खाली पड़ी है और पूरी मार्केट ही ज्वेलर्स की है। दिस मीन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अवेलेबल है, तो कोई भी नया इन्वेस्टर यहाँ पे आके हमें कम्पीट कर सकता है। तो ये फिर क्या बनेगा? थ्रेट। क्यों? बैरियर टू एंट्री नहीं है। हाँ, अगर कोई दुकान खाली नहीं है पूरी लिबर्टी के अंदर, फिर ये क्या काम करेगा? एज ए बैरियर। मीन हमारे लिए क्या बनेगा? अपॉर्चुनिटी। क्लियर होती बात? सो बैरियर टू एंट्री और क्या हो सकता है? स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट क्या है? कि अगर हमारे कस्टमर को हमें छोड़ के किसी नए बिजनेस के पास जाने पे कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी, तो ये क्या है? स्विचिंग कॉस्ट है। लाइक हमने सपोज कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि 5 साल तक वो हमसे ही चीज़ें लेगा। किसी नए सप्लायर के पास जाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीच करना पड़ेगी हमारे साथ, उसकी ऑब्लिगेशन पे करना पड़ेगी। तो ये क्या है? स्विचिंग कॉस्ट, जो स्टॉप करेगी हमारे कस्टमर को नए इन्वेस्टर की तरफ मूव होने से। दिस मीन हम अपनी पोजीशन को मेंटेन रख सकते हैं। मीन हमारे लिए क्या बनेगी? अपॉर्चुनिटी। हाँ, अगर हमारे कस्टमर को कहीं और मूव होने पे कोई कॉस्ट नहीं बेयर करना पड़ती, ईजीली वो स्विच कर सकता है, तो फिर कोई बैरियर नहीं है। फिर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या होगा? हाई होगा। क्लियर होती बात? बैरियर टू एंट्री और क्या हो सकता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये क्या होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल? लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से जो पर यूनिट कॉस्ट सेविंग है उसे नाम दिया जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। सपोज ये एक रूम है जिसका हम मंथली 100 रेंट पे कर रहे हैं। इस रूम में अगर हम 100 प्रोडक्ट्स बनाएं एक मंथ में, तो एक प्रोडक्ट पे कितना रेंट चार्ज हुआ? 1। अगर इसी रूम में हम एक मंथ में 100 की बजाय 200 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें तो 0.5।
क्या ख्याल है, रेंट पर प्रोडक्ट क्या हो गया, कॉस्ट में कम हो गया। तो ये क्या है, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के प्रोडक्शन का स्केल लार्ज करने से जो हमें पर यूनिट कॉस्ट सेविंग मिलती है वो क्या होती है, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। अगर आज हम ये सोचें कि हम एक बेकरी खोल के गोरमे बेकरी को compete कर सकते हैं, क्या ये सोच ठीक है? नहीं। क्यों? गोरमे का जो प्रोडक्शन का स्केल है हम उतने स्केल पे प्रोडक्शन नहीं कर सकते, वो कॉस्ट हम अचीव नहीं कर सकते, तो इसलिए प्राइसेस पे हम उसे compete भी नहीं कर सकते। अब अगर हमारी इंडस्ट्री में हम इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मीट कर रहे हैं तो क्या कोई नया इन्वेस्टर आके हमें compete कर सकता है, हमारा कस्टमर लूज़ कर सकता है? नहीं। तो ये क्या करेगा, एज ए बैरियर टू एंट्री काम करेगा, मीन हमारे लिए क्या बनेगा, अपॉर्चुनिटी। हाँ, अगर हम कोई इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मीट नहीं कर रहे, जिस स्केल पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कोई और भी आके कर सकता है, तो फिर कोई बैरियर नहीं है, फिर हमारे लिए क्या है, थ्रेट है। सो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई होगा अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं अट्रैक्टिव इंडस्ट्री में, मीन जहाँ पे मार्जिन ज़्यादा हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, इंडस्ट्री ग्रोथ में है, या जहाँ पे गैप ज़्यादा है। नहीं, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो होगा अगर हमारी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं बैरियर टू एंट्री, और वो क्या हो सकते हैं, टेक्निकल नाउ हाउ हो सकती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट हो सकती है, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो सकती है, स्विचिंग कॉस्ट हो सकता है, या इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकता है। मीन ये हैं तो हमारे लिए है अपॉर्चुनिटी, अगर ये नहीं है तो हमारे लिए क्या है, थ्रेट है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई होगा अगर हमारी इंडस्ट्री में कोई बैरियर टू एंट्री एग्जिस्ट नहीं करते, मीन कोई टेक्निकल नाउ हाउ भी नहीं चाहिए, कोई हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी अवेलेबल हैं, कस्टमर को स्विचिंग कॉस्ट भी मूव होने पे नहीं बेयर करना पड़ती, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हम मीट नहीं कर रहे, तो उस सूरत में थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या होगा, हाई। लेकिन अगर ये बैरियर टू एंट्री एग्जिस्ट करते हैं तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या होगा, लो। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई होगा अगर मार्केट में हमारी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। क्या ख्याल है? नहीं, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट लो होगा अगर हमारी प्रोडक्ट का मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ही नहीं। हमारा नाम है माइक्रोसॉफ्ट, हम बनाते हैं विंडोज़ या MS ऑफिस, क्या उनका कोई सब्स्टिट्यूट है हू बहू उतना ही यूज़र फ्रेंडली? नहीं। तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या है, लो है। क्यों? इतना हू बहू सिमिलर और कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ही नहीं। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई होगा अगर हमारी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट लो होगा अगर कस्टमर को सब्स्टिट्यूट पे मूव होने पे बियर करना पड़ती हैं क्या, स्विचिंग कॉस्ट। हमारा नाम है मैकडॉनल्ड, हम बेचते हैं बर्गर, क्या ख्याल है? सब्स्टिट्यूट है पिज़्ज़ा हट, और वहाँ पे डील लगी हुई है बाय 1 गेट 3 फ्री, तो सब्स्टिट्यूट है। हम हैं मैकडॉनल्ड, कहाँ पे हैं, हम हैं गार्डन टाउन में, हमारा कस्टमर कहाँ पे है, गार्डन टाउन में। पिज़्ज़ा हट पे डील लगी हुई है, सब्स्टिट्यूट है, लेकिन वो कहाँ पे है, डिफेंस के फेज़ 6 में है या बैरिया टाउन में। तो कस्टमर को मूव होने पे स्विचिंग कॉस्ट बेयर करना पड़ रही है, ट्रैवलिंग टाइम कॉस्ट बेयर करना पड़ रही है। दिस मीन थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या है, लो है सब्स्टिट्यूट होने के बावजूद। क्या ख्याल है? नहीं, पिज़्ज़ा हट है और डील भी लगी हुई है बाय 1 गेट 3 फ्री, और हमारे बाजू में खुला हुआ है, तो फिर क्या है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई। क्यों? कस्टमर को कोई स्विचिंग कॉस्ट बेयर नहीं करना पड़ रही, इजीली वो गंद खाने के लिए उधर भी मूव हो सकता है। तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई होगा अगर हमारी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट हैं और कस्टमर को कोई स्विचिंग कॉस्ट भी बेयर नहीं करना पड़ती। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट लो होगा अगर हमारी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, या कस्टमर को मूव होने पे स्विचिंग कॉस्ट बेयर करना पड़ती है। ठीक हो गया? वो कहता है जी सप्लायर की तरफ से थ्रेट होगा, मीन कंपटीशन होगा कब, जब उसकी बारगेनिंग पावर स्ट्रांग है। सप्लायर की बारगेनिंग पावर स्ट्रांग कब होती है, जब हमारे पास फ्यू सप्लायर हों, मीन मजबूरी है इनके अलावा कहीं और से माल मिलना नहीं है, तो वो कभी भी प्राइसेस चेंज कर दें, डिलीवरीज को शॉर्ट कर दें, तो हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा ही होगा, क्यों? उनकी बारगेनिंग पावर स्ट्रांग है।
सप्लायर की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होगी जब हमारे पास उसकी प्रोडक्ट्स का अल्टरनेटिव नहीं है। हम हैं डेल, बेचते हैं कंप्यूटर्स, कंप्यूटर चलाने के लिए हमें चाहिए विंडो, कहाँ से? एक सप्लायर माइक्रोसॉफ्ट से। उसके बिना हमारा ये डब्बा, ये पुर्जे चलेंगे ही नहीं, बेकार है। हम माइक्रोसॉफ्ट कभी भी विंडोज़ की प्राइस बढ़ा दे, क्यों? उसकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग है, अल्टरनेटिव नहीं हमारे पास, तो उससे हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा। विंडो देना बंद कर दे, कहीं भाग जाओ भाई हम सिर्फ HP को देंगे, तो उससे भी बिज़नेस हमारा अफेक्ट होगा। क्यों? उसकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग है। रीज़न क्या है? कि हमारे पास उसकी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव नहीं है। तो बार्गेनिंग पावर सप्लायर हाई होगी जब फ्यू सप्लायर्स है, जब हमारे पास उसकी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव नहीं है, या जब उसकी प्रोडक्ट जो है वह हमारी एंड प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट ऑफ आर एंड प्रोडक्ट। मीन हमारा कंप्यूटर डब्बा पुर्जे विंडोज़ के बिना चलने ही नहीं है। विंडो क्या है? एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा ये डब्बा पुर्जे चलाने के लिए। मीन मजबूरी है वो हमारी, तो फिर क्या है? थ्रेट है। नहीं, बार्गेनिंग पावर सप्लायर लो होगी जब हमारे पास फ्यू नहीं मैनी सप्लायर्स हैं, तो अपॉर्चुनिटी, एक चूंचा करेगा हम कहीं और से ले लेंगे। बार्गेनिंग पावर सप्लायर लो होगी जब हमारे पास उसकी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव है, मीन ये अकड़ दिखाएगा तो हम अल्टरनेटिव पे चले जाएंगे। बार्गेनिंग पावर सप्लायर लो होगी जब उसकी प्रोडक्ट हमारी एंड प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है, मीन मजबूरी वो नहीं है, हम इसके बिना भी गुजारा कर सकते हैं। क्या ख्याल है? सो बार्गेनिंग पावर सप्लायर का हाई होना हमारे लिए क्या है? थ्रेट या अपॉर्चुनिटी? बार्गेनिंग पावर सप्लायर का हाई होना हमारे लिए क्या है? थ्रेट। लो होना क्या है? अपॉर्चुनिटी। क्या ख्याल है? मीन हमें ये तंग तब करेगा जब इसकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है। हमें ये तंग नहीं कर सकता, हमें इसकी तरफ से कोई डर नहीं है जब इसकी बार्गेनिंग पावर लो है। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई होगी, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई होगी कब? जब वो हमारा मेजर कस्टमर है, हमारी 60% सेल एक ही कस्टमर को जाती है, तो हमें उसकी हर बात मानना पड़ेगी। वो जिस प्राइस, जिस डिस्काउंट पे प्रोडक्ट चाहता है हमें देना पड़ेगी। नहीं देंगे तो नाराज़ होने से हमारा बिज़नेस अफेक्ट होगा। वो कहता है भाई उठ रात को 3 बजे आप मुझे डिलीवरी दे, दुकान खोल, तो हमें जाना पड़ेगा। क्यों नहीं जाएंगे तो हमारा कस्टमर नाराज़ होने से हमारा बिज़नेस अफेक्ट हो सकता है। क्यों? मेजर कस्टमर है। क्या ख्याल है? बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर लो होगी जब मेजर नहीं इंडिविजुअल कस्टमर है, जाता भी है तो बाढ़ में जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें इतना। नहीं, अगर मेजर है तो अच्छी खासी सेल इफेक्ट होती है, तो उस सूरत में हमें थ्रेट है। नहीं, इंडिविजुअल कस्टमर है तो फिर थ्रेट नहीं है, फिर अपॉर्चुनिटी है, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया? कहते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर डिपेंड करती है किस चीज़ पे? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे भी। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है? कि अगर हमारी प्रोडक्ट जो है वो कोई यूनिक है, कोई डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, तो कस्टमर की बार्गेनिंग पावर हाई होगी या हमारी हाई होगी? हमारी हाई होगी, तो हम अपनी मर्जी से हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं, कस्टमर कहीं नहीं जाएगा। हम हैं एप्पल और बेचते हैं आईफोन, तो हमारी प्रोडक्ट अदर प्रोडक्ट इन द मार्केट से डिफरेंट है। क्या ख्याल है? जो सॉफ्टवेयर iOS हम दे रहे हैं क्या किसी और मोबाइल में मिलेगा कस्टमर को? नहीं मिलेगा। ये क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जिसकी बेस पर कस्टमर की बार्गेनिंग पावर क्या है? लो है। तो अगर हम कोई नया मॉडल बगैर कोई चीज़ चेंज किए प्राइस हाई करके भी मार्केट में लाएंगे तो कस्टमर उसे बाय करेगा। क्यों? उसकी बार्गेनिंग पावर क्या है? वीक है, अपॉर्चुनिटी। हाँ, अगर हमारी प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड नहीं है, वैसी प्रोडक्ट मार्केट में भी मिल रही हैं, तो फिर कस्टमर की बार्गेनिंग पावर हाई है। क्या ख्याल है? तुम्हारी अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? थ्रेट। क्यों? वो कभी भी कहीं से भी प्रोडक्ट बाय कर सकता है और बाय करने से हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा।
बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर जो है वो लो होगी अगर कस्टमर को हमें छोड़ के कहीं से प्रोडक्ट बाय करने पे बेयर करना पड़ेगी क्या, स्विचिंग कॉस्ट। नहीं, उसे कोई स्विचिंग कॉस्ट बेयर नहीं करना पड़ती, तो फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर क्या है, हाई है। वो जो प्राइस चाहेगा हमें उस पर प्रोडक्ट देना पड़ेगी, अदरवाइज मूव हो जाएगा। सो कस्टमर की तरफ से हमें थ्रेट है कब, जब उसकी बार्गेनिंग पावर हाई है। और कब बार्गेनिंग पावर हाई होगी, जब वो मेजर कस्टमर है, जब हमारी प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड नहीं है, और जब कस्टमर को कहीं और मूव होने पे स्विचिंग कॉस्ट बेयर नहीं करना पड़ती। नहीं, कस्टमर बार्गेनिंग पावर लो होगी जब वो मेजर कस्टमर नहीं है, जब हमारी प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, और जब कस्टमर को मूव होने पे स्विचिंग कॉस्ट भी बेयर करना पड़ती हैं। बार्गेनिंग पावर कस्टमर हाई हमारे लिए अपॉर्चुनिटी या थ्रेट, थ्रेट। बार्गेनिंग पावर कस्टमर लो हमारे लिए क्या बनेगी, अपॉर्चुनिटी। ये 4 हेड कवर होते हैं। हम बात करते हैं कंपैटिटर्स मीन कंपैटिटिव राइवरी की। कहता है कंपैटिटिव राइवरी हाई होगी अगर नंबर ऑफ कंपैटिटर्स जो हैं वो हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादा हैं, तो कंपैटिटिव राइवरी क्या होगी, हाई होगी। क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ कंपैटिटर्स कम है तो कंपैटिटिव राइवरी क्या होगी, वीक होगी। कंपैटिटिव राइवरी भी डिपेंड करती है किस चीज़ पे, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड पे। कि अगर हमारी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, मीन डिफरेंट प्रोडक्ट है, तो कंपटीशन फ्रॉम कंपैटिटर हाई होगा या लो होगा, लो होगा। नहीं, अगर हमारी प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड नहीं है, वैसी है जैसे बाकी कंपैटिटर की है, तो फिर उस में कंपटीशन क्या होगा, हाई होगा। कभी भी कंपैटिटर प्राइसेस कम करेगा तो हमें भी करना पड़ेंगे, मजबूरी में करना पड़ेंगे। कंपैटिटिव राइवरी डिपेंड करती है किस चीज़ पे, साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस पे भी। साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस, कि हमारे बिजनेस की जितनी साइज स्ट्रेंथ है उतनी ही कंपैटिटर के बिजनेस की भी साइज स्ट्रेंथ है। मीन क्या, जितनी प्रोडक्शन का लेवल हम मीट कर रहे हैं, जितनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम मीट कर रहे हैं, उतनी ही कंपैटिटर भी मीट कर रहा है। तो उसमें कंपटीशन स्ट्रांग होगा या वीक होगा, स्ट्रांग होगा। क्यों, वो प्राइसेस कम करता है तो हमें करना पड़ेगी, हम करते हैं तो वो भी अफोर्ड कर सकता है। नहीं, अगर हमारे बिजनेस की साइज स्ट्रेंथ लार्ज है एज कंपेयर टू अदर कंपैटिटर्स, हम हैं गोरमे, बाकी हैं छोटी बेकरियां, तो हमारे बिजनेस की साइज स्ट्रेंथ क्या है, लार्ज है एज कंपेयर टू अदर कंपैटिटर। दिस मीन हमारी कॉस्ट सेविंग ज़्यादा है, तो हम लो प्राइसेस करके कंपटीशन को डील कर सकते हैं। तो उसमें कंपैटिटिव राइवरी स्ट्रांग होगी, वीक होगी, वीक 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 वीक। हमने वीक कर ली कैसे, जो प्राइसेस हम अफोर्ड कर रहे हैं बाकी अफोर्ड नहीं कर सकते। कंपैटिटर के बिजनेस की साइज स्ट्रेंथ लार्ज है एज कंपेयर टू आवर बिजनेस, तो वो अगर प्राइस कम करेगा तो हम क्या उसे अफोर्ड कर सकेंगे, नहीं। तो उसमें कंपटीशन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। हाई मीन हमारे लिए थ्रेट। क्या ख्याल है, तो साइज स्ट्रेंथ भी डिटरमाइन करती है कंपटीशन को कॉस्ट प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपैटिटिव राइवरी वो कहता है जी डिपेंड करता है किस चीज पे, इंडस्ट्री ग्रोथ पे भी। इंडस्ट्री ग्रोथ रेट स्लो है जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं, और जब इंडस्ट्री ग्रोथ रेट स्लो होता है तो हर बिज़नेस की कोशिश होती है कस्टमर को खींचो खींचो खींचो, कैसे, प्राइस पे, डिस्काउंट पे, मार्केटिंग पे। और जब ये खींचा तानी चल रही है तो कंपटीशन हाई होगा या लो होगा, हाई होगा। और जब इंडस्ट्री ग्रोथ रेट हाई होती है तो फिर ये खींचा तानी नहीं चल रही होती, क्यों, सबको कस्टमर मिल रहा होता है। तो उस सूरत में कंपैटिटिव राइवरी क्या होती है, वीक होती है। बेशक जितने भी बिजनेस है जो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट हाई है तो कंपटीशन इतना स्ट्रांग नहीं होता। कहते कंपैटिटिव राइवरी डिपेंड करती है बैरियर टू एग्जिट पे भी, जिसे नाम दिया जाता है विथड्रॉल कॉस्ट का।
बैरियर टू एग्जिट या विड्रॉल कॉस्ट का। अब ये क्या है कि सपोज हमारी इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, छोटे बड़े मीडियम, काफ़ी सारे हैं, तो कंपटीशन स्ट्रांग है। अब अगर तो हमारी इंडस्ट्री से किसी बिजनेस को आउट होने पे हैवी लॉसेस बेयर करना पड़ते हैं, क्यों, इधर की जो मशीनरी है, जो एसेट है, वो स्क्रैप में बेचना पड़ेंगे, कहीं और लेके जाके बिजनेस किया ही नहीं जा सकता, तो क्या कोई बिजनेस आउट होगा? नहीं। तो कंपटीशन क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग। नहीं, हमारी इंडस्ट्री से किसी बिजनेस को आउट होने पे हैवी कॉस्ट बेयर नहीं करना पड़ती, मीन यही एसेट मशीनरी वो ले जा के किसी और इंडस्ट्री में भी बिजनेस कर सकते हैं। दिस मीन बैरियर टू एग्जिट एग्जिस्ट नहीं करते। विड्रॉल कॉस्ट क्या है? लो हैं, तो दिस मीन छोटे छोटे बिजनेस भाग जाएंगे, तो फ्यूचर में कंपटीशन क्या हो जाएगा? कम। तो उससे कंपैटिटिव राइवरी क्या होगी? लो। सो कंपैटिटिव राइवरी हाई होगी अगर हमारी इंडस्ट्री में नंबर ऑफ कंपैटिटर बहुत ज़्यादा हैं, हमारी प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड नहीं है, हमारे बिजनेस का साइज स्ट्रेंथ सेम है टू अदर कंपैटिटर्स या किसी से कम है, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट स्लो है, और हमारी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं बैरियर टू एग्जिट मीन विड्रॉल कॉस्ट। तो इस सूरत में क्या होगा? थ्रेट। कंपैटिटिव राइवरी लो होगी, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी कब? जब नंबर ऑफ कंपैटिटर्स कम हैं, हमारी प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, हमारे बिजनेस की साइज स्ट्रेंथ लार्ज है एज कंपेयर टू अदर बिजनेसेस, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट हाई है, और हमारी इंडस्ट्री में कोई बैरियर टू एग्जिट एग्जिस्ट नहीं करते, मीन छोटे छोटे बिजनेस भाग जाएंगे, उनके भागने से वो कस्टमर भी किसे मिलेगा? हमें। तो हमारे लिए क्या बनेगी? अपॉर्चुनिटी। सो थोड़ा सम अप करते हैं कि हमने जब एक्सटर्नल एनालिसिस परफॉर्म करना है तो इसका मतलब होता है एनवायरमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करना। और एक कंपनी दो तरह के एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है, एक छोटा एनवायरनमेंट जिसे नाम दिया जाता है इंडस्ट्री या माइक्रो एनवायरनमेंट का, जिसमें हमने फैक्टर्स देखने हैं अपनी इंडस्ट्री की हद तक। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स देखा तो अपनी इंडस्ट्री के अंदर देखा है, पूरे कंट्री के अंदर नहीं देखा हमने। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट देखे हैं तो अपनी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखे हैं। बारगेनिंग पावर सप्लायर देखी तो अपनी इंडस्ट्री के अंदर जो सप्लायर हैं उनकी बारगेनिंग देखी है, अदर सप्लायर्स की नहीं हमने देखी। बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर देखी तो किसकी देखी है? अपनी इंडस्ट्री के रिलेटेड जो कस्टमर हैं उनकी, पूरे कंट्री के कस्टमर्स की नहीं देखी। कंपैटिटिव राइवरी भी हमने देखी तो कहाँ पे देखी है? सिर्फ अपनी इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन को देखा है। तो इसलिए क्या है? इंडस्ट्री को एनालाइज करना, मीन माइक्रो छोटा एनवायरनमेंट। मैक्रो कंट्री एनवायरनमेंट में पेस्टल फैक्टर पूरे कंट्री लेवल पे आपने गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखी, इकोनॉमी पूरे कंट्री की देखी, बल्कि कंट्री से शायद बाहर भी समटाइम देखना पड़ जाए। सोशल फैक्टर पूरे कंट्री लेवल पे देखे, टेक्नोलॉजी पूरे कंट्री के अंदर अवेलेबल, इकोलॉजिकल कंट्री लेवल पे, और लीगल लॉज भी पूरे कंट्री लेवल पे। और पोर्टर 5 फोर्सेस में हमने क्या देखना है? 5 फोर्सेस के पॉइंट ऑफ से कंपटीशन को एनालाइज करना है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स देखना है, हाई है, मीन थ्रेट है। कब? जब ये बैरियर टू एंट्री एग्जिस्ट नहीं करते। नहीं, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो होगा, मीन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगा, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा। कब? ये 5 बैरियर टू एंट्री एग्जिस्ट करते होंगे। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई, थ्रेट लो, अपॉर्चुनिटी। कब हाई? जब सब्स्टिट्यूट हैं और कस्टमर को मूव होने पे स्विचिंग कॉस्ट भी बेयर नहीं करना पड़ती। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट लो, जब सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, अगर है तो कस्टमर को बेयर करना पड़ती है क्या? स्विचिंग कॉस्ट। बारगेनिंग पावर सप्लायर हाई हमारे लिए थ्रेट, लो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी। कब हाई होगा? जब फ्यू सप्लायर्स हैं, उसकी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव नहीं है, उसकी प्रोडक्ट हमारी एंड प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नहीं, बारगेनिंग पावर सप्लायर लो होगी कब? जब ज़्यादा सप्लायर्स हैं, एक चूंचा करेगा तो हम कहीं और से ले लेंगे। जब हमारे पास उसकी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव है, जब उसकी प्रोडक्ट हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है, मीन वो हमारी मजबूरी नहीं है, भाड़ में जाए नहीं मानता, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी। बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई होगी तुम्हारे लिए थ्रेट।
बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर लो होगी तो हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी मीन हम अपनी मन मर्जी कर सकते हैं। उसकी बारगेनिंग पावर हाई होने का मतलब क्या, हमारी मन मर्जी नहीं उसकी मन मर्जी चलेगी। बारगेनिंग पावर कस्टमर हाई होगी कब, जब वो हमारा मेजर कस्टमर है, जब हमारी प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, यूनिक नहीं है, उसके पास ऑप्शन बढ़ी हैं, जब उसे कोई स्विचिंग कॉस्ट भी बेयर नहीं करना पड़ती। कंपैटिटिव राइवरी हाई का मतलब क्या है, थ्रेट, लो का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी। हाई कब होगी, जब नंबर ऑफ कंपैटिटर्स ज़्यादा होंगे, जब प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं है, उसके बिजनेस की साइज स्ट्रेंथ कंपैटिटर की भी सेम है टू आवर बिजनेस। इंडस्ट्री ग्रोथ रेट क्या है, स्लो है। मीन दो तरह के हो सकते हैं ये, आइदर इंडस्ट्री ग्रोथ रेट जो है वो स्लो हो सकता है या फिर हाई हो सकता है। और हमारी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं बैरियर टू एग्जिट में विड्रॉल कॉस्ट क्या है, हाई है। ये कल वाले क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन मिलेगा हमें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, Muntaha Group MG is considering to introduce airline services in developing country। MG एक कंपनी का नाम है जो एयरलाइन सर्विसेज दे रही है किसी डेवलपिंग कंट्री में, लाइक PIA। The management of MG is in the process of analyzing the airline industry to determine the intensity of competition। और कंपनी की मैनेजमेंट क्या करने जा रही है, एनालाइज करने जा रही है इंडस्ट्री को, क्या देखने के लिए, कंपटीशन देखने के लिए। एनालाइज करने जा रही है इंडस्ट्री को, क्या देखने के लिए, कंपटीशन के लिए। तो कैसे कंपटीशन को देखेगी, 5 फोर्सेस के थ्रू। क्या कहला, रिक्वायर्ड एक्सप्लेन द कंपैटिटिव फोर्सेस, कितनी फोर्सेस हैं, 5। Explain the competitive forces that may have shaped the airline industry। क्या इधर कंपटीशन हाई है या लो है। Considering Porter 5 forces मॉडल, उसने हमारी ऊपर एहसान कर दिया Porter 5 forces का नाम लेके, नाम भी लिया होता तो हमें पता था। So your answer should clearly mention the strength of each force with related arguments। क्या आपने पोर्टर 5 फोर्सेस अप्लाई करना है एक एयरलाइन इंडस्ट्री के ऊपर, और क्लियरली मेंशन करना है कि आइदर ये फोर्स हाई है या लो है, 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 हाई है या लो है। एज्यूम, यू मे एज्यूम नेसेसरी डिटेल, और डिटेल जितनी भी हो सके आंसर देना है, और कोई डाटा नहीं है। दिस मीन इसका आंसर देने के लिए आपको एयरलाइन इंडस्ट्री में कूदना पड़ेगा, फिर जाके आप आंसर दे सकोगे। एयरलाइन इंडस्ट्री में अगर हम देखें, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई है या लो है, क्यों लो है, एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको ज़्यादा चाहिए, दूसरा टेक्निकल नाउ हाउ, एक्सपीरियंस, नॉलेज बड़ा चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि बस आपने आसानी से खड़े होकर रेडी लगा ली। क्या ख्याल है, और एक और भी बैरियर टू एंट्री होता है जिसे नाम दिया जाता है रेगुलेशंस, कि ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हों, कंप्लायंस बहुत ज़्यादा करनी हो, क्या कोई नया इन्वेस्टर वहाँ पे एंटर होगा, नहीं। क्यों, जितनी रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होती है उतना ही लोग अवॉइड करते हैं ऐसी इंडस्ट्री में एंटर होने के। और एयरलाइन इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे रेगुलेशन क्या है, वेरी स्ट्रिक्ट हैं, बड़ी हाई हैं, तो उस पॉइंट से भी थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या होगा, लो होगा। तो एक बात की जैसे कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स की हेडिंग देके कि लो हो है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 1 2 3 पॉइंट आप बना दो, नीचे डिटेल आ गई। क्या कहला, सेपरेट 3 पॉइंट आप बनाएंगे इससे। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई या लो, एट लोकल लेवल देखा जाए, लोकल लेवल देखा जाए तो कस्टमर के साथ पास अदर ऑप्शंस हैं,
बस भी है, ट्रेन भी है, कैब भी है। क्या ख्याल है? एट लोकल लेवल थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट लो है कि हाई है? हाई है। क्यों? कस्टमर हैव अदर ऑप्शंस लाइक ट्रेन, बस, कैब। बट एट इंटरनेशनल लेवल लो है, कस्टमर के पास अदर ऑप्शन नहीं है। अदर ऑप्शन है भी तो वो क्या है? बहरी जहाज़, और बहरी जहाज़ में 30 दिन का सफ़र, इधर 8 घंटे का सफ़र। क्या कह रहा है? तो एट इंटरनेशनल लेवल कस्टमर के पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है भी तो हाई स्विचिंग कॉस्ट बेयर करना पड़ती है, टाइम। बात की जा सकती है। तो बार्गेनिंग पावर सप्लायर हाई या लो? सप्लाईज कहाँ से लेनी है इन्होंने? जहाज़ लेने हैं, और वो पूरी दुनिया में 2 ही कंपनीज हैं जहाज़ बनाती हैं, एक बोइंग है और एक एयरबस है। तो फ्यू सप्लायर्स हैं। तो बार्गेनिंग पावर सप्लायर क्या है? हाई, जिसकी वजह से ये फोर्स क्या है? स्ट्रॉन्ग। अल्टरनेटिव है, जहाज़ हमें क्लास से भी मिल सकते हैं, लेकिन नहीं, पैसेंजर को ट्रैवल करवाने के लिए जहाज़ पूरी 2 कंपनी से ही मिलेंगे, और अल्टरनेटिव भी नहीं, आप बसें नहीं उड़ा सकते। क्या ख्याल है? तो अल्टरनेटिव भी नहीं है। सप्लाईज और ये कहाँ से लेते हैं? फूड वगैरह की भी ये सप्लाईज लेते हैं डिफरेंट कैटरिंग कंपनी से, और वो आपको छोटे मोटे कई होटल मिल जाएंगे जो आपको सस्ता फूड भी दे देंगे। तो वहाँ पे शायद बार्गेनिंग पावर सप्लायर क्या होगी? लो होगी। मीन फूड जो आपने लेनी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लो होगी, लेकिन जो आपका मेन एसेट है एयरप्लेन, वो 2 ही सप्लायर हैं, बोइंग और एयरबस। तो उनके पॉइंट से बार्गेनिंग पावर सप्लायर क्या है? स्ट्रॉन्ग है। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई है या लो है? कस्टमर के पास अब बड़ी ऑप्शंस हैं, बड़ी सारी फ्लाइट्स हैं, कई बहुत सस्ती सस्ती भी आपको टिकट दे रहे हैं। दिस मीन आप हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकते अनलेस कोई बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी हो, लाइक एमिरेट्स। दिस मीन कस्टमर बार्गेनिंग पावर क्या है? स्ट्रॉन्ग है। क्यों? कस्टमर के पास अदर ऑप्शंस, अदर एयरलाइन अवेलेबल हैं, और बड़ी चीप एयरलाइन भी अवेलेबल हैं। कंपैटिटिव राइवरी स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग है। पूरी दुनिया में हर कंट्री की, कुछ कंट्री ऐसे हैं जिनकी 5-5 एयरलाइंस चल रही हैं। पाकिस्तान की भी अपनी देखी जाए तो शायद कोई 3 एयरलाइंस है। शाहीन है, एयर ब्लू है, PIA है। UAE में चले जाए तो वहाँ पे भी 2 एयरलाइंस है। हर कंट्री की इतनी इतनी एयरलाइंस हैं। तो कंपैटिटिव राइवरी क्या है? स्ट्रॉन्ग है। हाँ, उसे आप वीक कर सकते हो अगर आप कोई प्रोडक्ट डिफरेंट दे रहे हो, मीन कोई बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे हो, तो आप बिजनेस क्लास कस्टमर को टारगेट कर सकते हो। अदरवाइज कंपैटिटिव राइवरी क्या है? स्ट्रॉन्ग है। कोई 7-8 पेजेस आज मैं फ़ोटो कापियर के पास रखवाऊँगा। आगे कुछ क्वेश्चंस और होंगे, और ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इनके आंसर भी इसमें इंक्लूड होंगे, तो फ़ोटो कापियर से ले लेने। ठीक हो गया? होपफुली कल मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ, और ये क्वेश्चन नंबर 3 की असाइनमेंट के साथ। क्या ख्याल है?